IFRS 9 पेज नंबर होगा आपके पास 23। चलिए स्टार्ट नहीं नंबर 1। आंसर तब तक कर लेना बताएं जब तक मैं ना कहूं। सिंपल ही निकला है जी पहला। डेट इंस्ट्रूमेंट टू बी हेल्ड अंडर अमोर्टाइज कॉस्ट। कौन से दो टेस्ट हैं? एक तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, दूसरा बिजनेस मॉडल टेस्ट है। ठीक है। अदर टेस्ट ऑप्शन G2। ये जरा अपनी बुक भी खोलिएगा जरा, ये बुक में किसी जगह लिखा हुआ शायद। हाँ जी, टेबल जब 2-3 टेबल्स है तो पेज नंबर बताएंगे जरा देखें। वॉल्यूम 2 में 1 वो दो टेबल है, इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट। 153 इक्विटी इन्वेस्टमेंट के नीचे एक शायद लाइन लिखी हो। हाँ जी, डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वैसे तो 2 ही है या 3 है इस केस में। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें 2 ही ऑप्शंस है ना, या कौन सा या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है या थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो जा सकते हैं, कहाँ हमेशा आ सकते हैं, लेकिन कहाँ जा सकते हैं तो इस एंगल से वर्ड्स जरा शायद ध्यान में रखने पड़ेंगे। डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन? और इसी से अगले में है फिर एक लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड लाइन में ऑल्टरनेटिव। हाँ जी, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अगर शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स अगर हैं तो उनके अलाउड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCE उसमें लिखा हुआ, उस ये भी शायद लिखा हुआ। हाँ जी, अलाउड ऑल्टरनेटिव। चलिए 3 करें फिर। पहले जरा इंडिविजुअली कोशिश करें, फिर ना याद आए तो ठीक है वो पेज नंबर जरा साथ रख लें, वो टेबल्स वगैरह अच्छे सही रिवाइज कर लेना। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल जो हजरात आए हैं आप कोशिश जरूर करें, ये ना हो कैसी फिजूल में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है जी, 95 ऑप्शन सी। गेन है लॉस है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी सर अगर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। चलो आगे जी, नंबर 4। 1 मिनट खामोशी से।
ठीक है जी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस लग रहा है और ट्रेडिंग है। ऑप्शन बी ओके। हाँ जी, ऑप्शन बी ये कर रहे हैं अभी। जिन्हें कर लिया 5 खामोशी से लेके। जी ऑनेस्ट फ्रेंड साथ रहिएगा। जी सर 5 ए ना करें यार। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के किस कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सक्लूड होती है और एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस में होती है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस में होती है। मतलब अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, दोनों में कैपिटलाइज होती है। इनिशियल अमाउंट में प्लस होती है। For which category of financial instruments are transaction costs excluded from initial value and instead expense to profit loss? Initial value में से exclude करके profit loss में जाती है। ठीक है। अब 6 ऑनवर्ड जो आ रहे हैं इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंसंट्रेशन वजूल में गलती हो सकती है। जी सर, ये इशूइंग डिबेंचर है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और शायद बाय डिफॉल्ट अगर हमें ना पता हो तो जरा ढूंढे जरा फाइनेंशियल लायबिलिटी का वैसे टेबल। फाइनेंशियल लायबिलिटी भी वैसे दो तरह मेजर होती है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट शायद अमोर्टाइज कॉस्ट ही लायबिलिटीज में। ठीक है, डिडक्टेड है या एडेड है? 7। ये भी जरा आराम से। जी सर, बी परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट है और होल्डिंग एंड कलेक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स है। ठीक है जी, डी। ये अब 8 से ऑनवर्ड्स कुछ वर्किंग्स आएंगी, सीरियस कीजिएगा और 2 मिनट लगाने के बाद फिर बताइए, शायद कुछ वर्किंग्स करनी पड़े।
दो साल बाद की आपसे अमाउंट पूछ रहा है। फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और 2 साल बाद उसकी आपसे कैरिंग अमाउंट मांग रहा है। सही कह रहा हूं? 1 साल बाद की नहीं मांग रहा। ये डी ऑप्शन बनेगी। इनिशियली 20 मिलियन माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशू, और बाद में फिर इफेक्टिव रेट की बेस पे इनकम एक्सपेंस सॉरी आएगा, और कूपन रेट की बेस पे पेमेंट आएगी। ठीक हो गया? नहीं वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस मेथड की तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो यही है। और अगर अनलेस उसकी को फेयर वैल्यू बता रहा हूँ। 3 साल बाद सेल हो रहा है, रिडीम हो रहा है, तो रिडीम मीन्स फेयर वैल्यू मॉडल लेना है। ऊपर फिर आपने वो डिडक्टेड क्यों टिक लगवाया? वहां भी तो हो सकता है प्रॉफिट लॉस मेथड हो, तो फिर डी होना चाहिए। अगर फिर प्रॉफिट लॉस मेथड है तो फिर तो प्रॉफिट लॉस में चार्ज होना चाहिए था। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू भी तो हो सकती है, तो उस केस में तो डिडक्टेड नहीं होता। ये देख लेना टेबल निकाल के। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे मेजर हो रही है? अमोर्टाइज कॉस्ट अनलेस ऑफ कोर्स इफ देयर इज इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, प्लीज ऑप्शन डी। चलो आगे। 9। 30 सेकेंड्स बस। ये इन्वेस्टमेंट है, कहाँ है? कौन सी दो चॉइसेस हैं? तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इनिशियल रिकॉग्निशन इलेक्शन किस तरफ जाएंगे? यही होगा यार। या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की ऑप्शन को इलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं किया गया तो फिर ऑप्शन यही है ना। डी में फिर वर्किंग है, अब गलती ना हो।
जी सर। ये वाली चीजें तो होनी चाहिए यार। जी सर, इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ? फेयर वैल्यू कितनी है? वो तो कहता 5,50,000। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ क्या मतलब होगा? हाँ जी, लिख लें जरा साथ। आपने इनिशियली किस अमाउंट पे डेबिट करना होता है? कितने पे खरीदा आपने, चलिए ये तो बताएं। ये हो सकता है वैसे फेस वैल्यू से पे कम पे खरीद लियो, जितने पे इन्वेस्टमेंट हुई उसी पे डेबिट करना ना आपने। तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ, फिर ये जो इफेक्टिव रेट है ये किससे मल्टीप्लाई होता है? फेयर वैल्यू से। और जो कूपन रेट है ये किससे मल्टीप्लाई होता है? तो फेस वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, ये लिख लें जरा वर्ड प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जिनके पास है ऑप्शन। क्या करें? 5,00,000 या 5,50,000 इंटू 6%। इसने कांस्टेंट रहना ऊपर, ये जो इफेक्टिव रेट है इसने मल्टीप्लाई होना बैलेंस से, और जो कूपन रेट है उसने फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, और कौन सा वर्ड है, नॉमिनल वैल्यू। यहाँ बराबर उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है, लेकिन ये भी बराबर क्लियर करने 5,00,000 पे खरीदा भी जा सकता है या नहीं। मार्केट वैल्यू मे बी मोर देन, मे बी लेस देन, और मे बी इक्वल टू द फेस वैल्यू। ठीक है प्लीज। अब इसमें भी 11 में एक दो पेजेस थे, पहले तो वैसे सोचा था इंडिविजुअली। हाँ जी सर, आई एस 21 में थे, उसी तरह IFRS 9 में भी एक वो लिस्ट सॉर्ट ऑफ थी कि कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, कौन सा फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, यह है। पहले जरा पढ़े वैसे 11 ढूंढे इसमें। नॉट क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इजी है शायद। इसका कोई पेज नंबर ढूंढ के बताएंगे जरा, एक 166 और 167, ये दो पेजेस इंपॉर्टेंट है इसी तरह, जिस तरह वहां 152 था और 53 था। उसमें एक टेबल बने हुए दो। किस चीज का टेबल है? नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के शायद है, नॉट है या है, या दो कॉलम जरा बता दें जरा, नाम क्या है ऊपर? हाँ जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और नहीं है, तो ये उसी तरह ही है तकरीबन जिस तरह IS 21 में, लेकिन 12 एक नजर रिवाइज हुआ होना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट वैसे क्या चीज है? ये भी रिसीवेबल ही है, फाइनेंशियल एसेट भी रिसीवेबल है, और हाँ जी इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी भी लेकिन शामिल है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। और फाइनेंशियल लायबिलिटी वो शायद वो पेएबल ही है, लेकिन डिबेंचर अगर इशू किया तो तब भी पेएबल है, और अगर डिबेंचर खरीदा है, मेरा ख्याल है रिसीवेबल और पेएबल ही है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट में दूसरे का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी आ रहा था। जरा ये ज़हन में रखते जरा देखें लिस्ट, फाइनेंशियल एसेट वाली है कि फाइनेंशियल एसेट वाली है, मिक्स ही है। फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी ज़हन में रख के जरा पढ़ें लिस्ट। इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं इस लिस्ट में फाइनेंशियल एसेट्स की? आ रहे? प्रेफरेंस शेयर्स मेरे ख्याल दोनों ही आएंगे। अगर इररिडीमेबल है तो इक्विटी के तौर पे आएगा, और अगर रिडीमेबल है तो नहीं, रिसीवेबल के तौर पे भी आएगा। अगर आपने खरीदा हुआ है तो रिसीवेबल के तौर पे आएगा, और अगर इशू किया हुआ है तो लायबिलिटी के तौर पे आएगा। मेरे ख्याल रिडीमेबल और इररिडीमेबल दोनों आ रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट मींस रिसीवेबल,
plus equity instrument of another entity, और financial liability means तो शायद सिर्फ payable ही obligation to pay। ढूंढे जी इसमें ऑप्शन बता दें जी। 11 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं फाइनल। बी ठीक है जी। चलिए जी 15 सेकेंड्स फॉर 12। जी सर। फिफ्टीन सेकेंड्स फॉर 13। नॉट कैपिटलाइज्ड। प्रोफेशनल फी अब क्या चीज है? अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट की भी एक लिस्ट बनी हुई है, जरा ढूंढे जरा कुछ पेज पे। मेरा ख्याल आई होप कि आपने क्वेश्चंस बहुत कर लिए होंगे जो करने होंगे, लेकिन अब ये इस तरह की थ्योरेटिकल चीजें जो मैं अभी भी बता रहा हूँ शायद मैंने पहले उसमें रिवीजन प्लान वगैरह में भी दी होंगी। अब ये याद भी होनी चाहिए, ये इस वक्त अब स्टैंडर्ड्स भी साथ नहीं होंगे, तो ये इस तरह के जो पेजेस अभी भी याद करा रहा हूँ और रिवीजन प्लान में भी होंगे, इनको काइंडली जरा लास्ट डे पे जरूर टाइम दीजिएगा यार। तो जरा ढूंढेंगे जरा कौन सा पेज है। 152 पे एक थोड़ी सी लिस्ट बनी हुई है जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सप्लेन हुई है, विच इज नॉट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज फी, प्रोफेशनल फी को होगी मेरे ख्याल इस तरह की चीज उसमें, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, क्रेडिट असेसमेंट फीस। इट मींस ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बहस हो रही है। बताएंगे आप फाइनली पेज पॉइंट नंबर 13। किस केस में ये प्रोफेशनल फी जो है इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज मींस ऐड नहीं होगी? डी ठीक है। फोर्टीन में एक वर्किंग है लेकिन शायद ज्यादा नहीं है। 30 सेकेंड्स। जी सर। ये है क्या? हाँ जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी है जो इशू हुई हुई है। फाइनेंशियल लायबिलिटी है सर ये। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या ख्याल है? डन है प्लीज। क्या डी ठीक है? अच्छा अगर इरिडीमेबल हो तो जरा 20 सेकंड और। अगर यही इरिडीमेबल हो फिर कौन सी ऑप्शन बनेगी? नहीं ऑप्शन ए बी सी। ए होगा फिर। इरिडीमेबल अगर है तो इक्विटी है, और फिर उसका डिविडेंड भी चेंजेस इन इक्विटी में आएगा। और अगर रिडीमेबल इशू किए हुए, अच्छा अगर यही रिडीमेबल खरीदने हो तो ऑप्शन तो खैर नहीं है नीचे फिर आप बताएं क्या बनेगा? ऐसे एज अ फाइनेंशियल ऐसे डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आएंगे, अनलेस वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो। मैंने शायद अमोर्टाइज कॉस्ट वाली बहस कर दी। ठीक है जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के एंगल से ऑप्शन डी। एक और वर्किंग है 15, लेकिन ये भी 30 सेकंड्स काफी है शायद, करें मत।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कम से कम उतनी देर जरूर बैठे, मेरा ख्याल है जितनी देर एग्जाम हॉल में बैठना है, ताकि उसकी भी आदत बने। क्या ख्याल है? वहां भी वही मुसलसल बैठना, तभी से सरेंडर हो गया। जी सर। अब एग्जामिनर ने आपको तंग करना है। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल की बहस नहीं है आईएफआरएस 9 में, और यकीनन बहस है अगर आईएएस 36 हो या 41 हो एग्रीकल्चर, वहां फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल की बहस है। ठीक है, तो सिंपली 40 पे पहले रिकॉर्ड किया होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। अगर हमें नहीं पता तो डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस, तो 8 मिलियन गेन बनता है। और 50,000 जो वो बता रहा है कि बेचेंगे अगर, तो बेचेंगे अगर तो उसकी कोई बहस नहीं है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल वाली। कहाँ पे? आईएफआरएस 9 में सिर्फ फेयर वैल्यू से कंपैरिजन है। और इसी तरह अगर आईएएस 16 हो तो वहां भी मेरा ख्याल कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कंपेयर होती है, और अगर आईएएस 40 हो तो वहां भी फेयर वैल्यू है सिर्फ। लेस कॉस्ट ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ है, जरा सोच के बताएं। एग्रीकल्चर में भी है, इम्पेयरमेंट में, इसके अलावा तो मेरा ख्याल नहीं है। हाँ जी एनआरबी में है वो, मतलब अगर आईएएस 2 लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी, एनआरबी में है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। जी सर, ऑप्शन बी। ओके, चलो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसने फेयर वैल्यू बताई है, पहले आप जरा ट्राई करें, जरा 16 कैसे करना चाहिए, करें जरा हिम्मत। ये बताएंगे कैरिंग अमाउंट क्या है? 12.5 ही है यार। अब फेयर वैल्यू क्या है? हाँ जी, वो फेयर वैल्यू बताने की बजाय आपको कोई प्राइस इंडेक्स बता रहा है, तो ट्राई किया जा सकता है वैसे यार। ये क्या मतलब प्राइस इंडेक्स 1200 था और 1296 हो गया रेलिवेंट इंडेक्स, तो ट्राई किया जा सकता है कि फेयर वैल्यू अब क्या होगी? नहीं मतलब कैसे? जब कभी, जब ये, हाँ जी 12.5 मिलियन किस दिन की वैल्यू दी हुई है? 1 अप्रैल की, तो 1.5 डिवाइड बाय 1200 किया जा सकता है। 1200 था और 1296 हो गया है, ये लिख लें जरा वर्किंग वाली। ये ठीक है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, जो 12.5 है वो 1200 के बराबर था, और अब आपने फाइंड आउट करना 1296 का इंडेक्स हो गया, तो अब क्या फेयर वैल्यू होगी? 13.5। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस है 1 मिलियन, गेन ही बनता है। लेकिन ये बार ये छोटी सी वर्किंग नोट कर लीजिएगा, इसको फिर रिवीजन में भी रखना है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ये क्या है लिखा हुआ है 1296? वो प्राइसेस के कोई इंडेक्स है ना, तो जब पुरानी वैल्यू दी हुई है तो इंडेक्स 1200 था, तो अगर इंडेक्स 1296 हो गया तो फेयर वैल्यू भी अगर उसी के साथ लिंक्ड है, तो 1200 की मींस 12.5, तो फिर 1296 मींस 13.5 हो जाएगा। ओके, चलिए 17।
इसमें शायद इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि पहले आप रिक्वायरमेंट देखें, उसके मुताबिक फिर वर्किंग करें, और सारी वर्किंग की शायद जरूरत नहीं है। आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पूछ रहा, तो सिंपली क्या करेंगे, हाँ जी, शेयर्स हैं 40,000 और मल्टीप्लाइड बाय 60 होगी ये शेयर प्राइस, तो 24 लाख। ठीक है, ठीक है सर, करें जी टीम। जी ठीक है जी, प्लीज कितने देर से बात की, फेयर वैल्यू बतानी, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस बताना आपने। अब इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट ही लग सकता है, उसी के वजह, फेयर वैल्यूज वगैरह की तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना। जी ठीक है जी, सी बताया हुआ, अच्छा सॉरी, हाँ बताया भी हुआ। चलें 19। ये न्यूमेरिकल तो ठीक होने चाहिए यार, हो रहे हैं वैसे, ये जो न्यूमेरिकल वाले हैं ये तो तकरीबन सारे ठीक होने चाहिए।
क्या मांग रहा है 19 में? एक्सपेंस मांग रहा है जी, ये भी क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, ये 480 कैसे काशिफ हसनैन? नहीं मेरे सामने एक आंसर आया है। नहीं यार 5% की बेस नहीं, कम ऑन यार, 5% मल्टीप्लाई होना 9.6 से। प्लीज 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 8% यार। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी अमाउंट जानी है एक्सपेंस की? इफेक्टिव की बेस पे या कूपन की बेस पे? ना करो यार, क्या हो गया? ये 7.68 की एंट्री बताए। हाँ जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। और 0.5 की सोच के जरा, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। इस 0.5 में प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना यार, ये एक्सपेंस नहीं है प्लीज, ये पेमेंट है। बैलेंसिंग फिगर क्या बनती है वैसे, जरूरत नहीं है लेकिन एक मिनट बताइए। 9.868 इसकी जरूरत नहीं है वैसे, उस सिर्फ क्या मांगा उसने, ये 7.68 मांगा, 7.68 समथिंग। इशारा पहले ले, अच्छा 0.768, 0.768 मांग रहा है। ठीक है काशिफ हसनैन, ओके सर। ऑप्शन कौन सी बनी थी? डी। नहीं वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गलत होने की। चलिए एक फिर आखिरी भी करें। जी सर, और ये सेकंड ईयर मांग रहा है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है जी। दूसरे साल का एक्सपेंस मांग रहा है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस किस रेट की बेस पे जाना है? इफेक्टिव रेट, और मल्टीप्लाई किससे होना? नहीं नहीं यार, बैलेंस से मल्टीप्लाई होना, बैलेंस से मल्टीप्लाई होना। वो तो शुरू में ठीक है, फेयर वैल्यू भी आ गया, उसके बाद तो बैलेंसिंग फिगर से मल्टीप्लाई होना। जी ऑप्शन है ओके। अब ये तो रिपीट हुआ है लेकिन इसमें डिफरेंस शायद क्या है, वो दूसरे साल और पहले साल का था, ये दूसरे साल का है। जी